तो धारा 55 सीपीसी ये बात करती है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, गिरफ्तारी और निरोध। इसका जो सबसेक्शन 1 है ये बताता है कि जजमेंट डेटर मे बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी मतलब जिसके खिलाफ डिक्री हुई है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है एट एनी आर किसी भी समय एंड ऑन एनी डे एंड शैल एज सून एज प्रैक्टिकेबल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट and his detention may be in civil prison of the district in which the court ordering the detention is situate or where such civil prison does not afford suitable accommodation in any other place which the state government may appoint for the detention of person ordered by the courts of such district to be detained, provided firstly that for the purpose of making an arrest under this section no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise, provided secondly that no other outer door of the dwelling house shall be broken open unless such dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor and he refuses or any way prevents access thereto, but when the officer authorized to make the arrest has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found। ठीक है, तो ये गिरफ्तारी के बारे में बताता है। पहले तो इसमें गिरफ्तारी के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूरी ये है कि दिन के किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और जितनी जल्दी हो सके वो न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और न्यायालय फिर उसको सिविल प्रिजन में, यहाँ सिविल प्रिजन में मतलब ये है कि प्रिजन वही रहता है, सिविल क्रिमिनल करके कोई प्रिजन नहीं होता। ठीक है, ये मैं केवल समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि जो जेल में हम कैदियों को रखते हैं उसी जेल में भेजा जाता है। वारंट होता है कि सिविल न्यायालय सिविल जेल में कैदी को रखने का आदेश। वही जेल होती है जहाँ पे दूसरे मुलजिम होते हैं, उनमें एक सिविल सेल होती है। सिविल सेल मतलब यहाँ जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े पहने हुए जाएगा, ठीक, वो कपड़े वहाँ जेल के उसको नहीं दिए जाएंगे, उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा सिविल प्रिजन में। उसको जैसे जेल में हम दूसरे कैदी को या उसको डालते हैं, सजा याफ्ता लोगों को डालते हैं, तो वहाँ काम असाइन किए जाते हैं। सश्रम कारावास अगर है तो काम दिया जाता, फर्नीचरी का काम है, बुक बाइंडिंग का काम है, खाना बनाने का काम है, दूसरे काम है वो दिए जाते हैं, उनका पैसा मिलता है। सिविल प्रिजन में कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि पैसा जो निर्णीत ऋणी है उसको सिविल प्रिजन में रखने का अगर आदेश डिक्री होल्डर ने दिया है तो डिक्री होल्डर को सिविल प्रिजन में भेजने का पैसा जमा करना पड़ेगा। और सिविल प्रिजन में जो खर्चा आता है वो जज, जो न्यायाधीश जिसके आदेश के अनुसार ऐसी गिरफ्तारी हो रही है, वो जज जेलर को चिट्ठी लिखता है कि एक व्यक्ति को आपके यहाँ 30 दिन तक के लिए सिविल प्रिजन में मतलब सिविल जेल में रखा जाना है, तो उसका खर्चा क्या होगा कृपया उसके संबंध में जानकारी दें। तो वहाँ से तुरंत लेटर आ जाता है कि साहब सिविल प्रिजन में रखने का 1 माह का इतना खर्चा, वो डेली के हिसाब से ब्रेकअप करके बता देता है, तो उतना खर्चा जमा करा। ये मैं समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि उसी प्रिजन में भेजा जाएगा, लेकिन उसमें सिविल सेल अलग रहते हैं। वहाँ क्रिमिनल्स को नहीं रखा जाता उन सेल्स में जहाँ पे सिविल बंदी जाते हैं। और सिविल बंदी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो एक सिविल सूट में कोई किसी आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया या न्यायालय के आदेश की उन्होंने अवहेलना की है, उसका जो शर्तें थी उनको पूरा उनके द्वारा नहीं किया गया। तो पहला तो ये हुआ कि सिविल जेल वही जेल होता है, कोई अलग से जेल सिविल जेल बना हुआ, क्रिमिनल जेल बना हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ बोलिए। जैसे कि सिविल मामले में दोनों पक्षकारों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो क्रिमिनल मामला बनेगा, वो अलग से चलेगा, उसका सिविल मामले से अंजलि फिर कोई संबंध नहीं है।
है ना, मारपीट हो गई तो ये तो आपराधिक घटना हो गई, और आपराधिक घटना के लिए मामला जब भी चलेगा तो वो अलग से चलेगा, उसके लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि डिक्री के निष्पादन के समय मारपीट हो तो एफआईआर कराने वाला जो अधिकारी होगा वो हो सकता है कि कोर्ट का अधिकारी हो, मतलब कोई नाजिर या कोई प्रोसेस सर्वर वगैरह हो, ये हो सकता है। अच्छा, फिर ये है कि सिविल जेल में उसको डाला जाएगा, और जहाँ सिविल जेल में, मतलब जेल में सिविल सेल अगर नहीं है तो फिर ऐसी जगह पे उसको रखा जाएगा जहाँ पे सिविल सेल बने हुए हों। ठीक है, तो इससे ये अंडरस्टैंड मत करिए, आपकी कोई एक जगह होती है जहाँ लिखा रहता है कि सिविल प्रिजन या सिविल जेल, और कोई एक जगह होती है जहाँ लिखा रहता है क्रिमिनल जेल या आपराधिक जेल। ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी जेल के अंदर सेल अलग अलग, बैरक अलग अलग, कक्ष अलग अलग होते हैं, उनको सिविल और क्रिमिनल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसके प्रोविज़ो, इसके परंतक जो हैं वो हम देखते हैं कि पहला जो इसमें रोक लगाई गई है कि गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से किसी भी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले प्रवेश नहीं किया जाएगा, मतलब रात में कोई अरेस्ट नहीं होगा। और सेम ये प्रावधान हमने सीआरपीसी में भी देखे थे, लेकिन वहाँ पे एक इनका एक्सेप्शन था। वो एक्सेप्शन ये था कि अगर बहुत ज़रूरी है और वो भागने वाला है, फरार होने वाला है, तो फिर वहाँ ये शक्तियाँ दी गई थी अधिकारी को कि वो जा सकता है। लेकिन वो जो शक्तियाँ थीं वो शक्तियाँ अपवाद की श्रेणी में थी, साधारणतया नहीं थी। दूसरा प्रोविजो जो हमने पढ़ा वो ये है कि किसी भी निवास गृह का, मतलब जहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, उसका जो बाहरी जो गेट है वो तोड़कर नहीं खोला जाएगा। पहले नॉक किया जाएगा प्रॉपरली, उसे अवसर दिया जाएगा खोलने का। और अगर वहाँ पे या भरोसा है न्यायालय के अधिकारी को कि वो जजमेंट डेटर या निर्णीत ऋणी जिसके खिलाफ डिक्री हुई है वो उसके पोजीशन में है, और वो अपने तक पहुँच होने देने से मना कर रहा है, या वो किसी भांति से उनको निवारित कर रहा है या वर्जित कर रहा है कि वो ना आ सकें, तो ऐसी स्थिति में ये वो खोल सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं उस कंडीशन में जब उनको पक्का ये विश्वास हो जाए तब। दूसरा ये है इसमें कि जब गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ने, मतलब जो भी आपके कोर्ट के लोग गए हों गिरफ्तार करने के लिए, उन्होंने जब उसमें निवास गृह में जो है वो प्रवेश कर लिया है, भली भांति प्रवेश कर लिया, मतलब जो अपन के अंदर रूटीन में या ड्यूली उन्होंने वो एंटर हो गए हैं उसमें, तो फिर ऐसे कमरे का दरवाज़ा वो तोड़ सकते हैं जिनमें उन्हें विश्वास करने का एक कारण है कि निर्णीत ऋणी इसके अंदर है, या जजमेंट डेटर जो है वो उस कमरे के अंदर है, और वो दरवाज़ा अगर नहीं खोल रहा है तो ऐसे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है। थर्ड जो प्रोविज़ो है वो ये है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमने जब सीआरपीसी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब ये डिस्कस किया था, और इस बारे में कई प्रॉब्लम्स भी, क्वेश्चन भी आप लोगों ने उठाए थे। वो इस प्रकार है कि यदि कमरा किसी ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो निर्णीत ऋणी नहीं है, पहली कंडीशन ये है कि महिला है, उसके पोजीशन में वो कमरा है, और महिला जो है वो जजमेंट डेटर नहीं, महिला का आपकी उससे डिक्री से कोई लेना देना नहीं। और सेकेंडली देश की रूढ़ियों के अनुसार वो लोगों के सामने नहीं आती, जिनको हम कहते हैं पर्दानशी। वहाँ क्रिमिनल में हमको एक वर्ड मिला था कि वो पर्दे में है, या ऐसी प्रथाओं का पालन करती है कि उसका पुरुषों के या लोगों के सामने आना उन प्रथाओं के अनुरूप नहीं है। तो गिरफ्तारी के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी होगा वो उसको सूचना देगा पर्दे में या उसमें। यूजुअली ऐसी डवेलिंग्स वगैरह में चिक्स लगे होते हैं, बांस के चिक्स वगैरह, ये यूपी में ख़ास तौर पर देखने को मिलते हैं। वो चिक्स से पूरे बरंडे या अलमारियाँ या वो ढक दी जाती हैं, तो वो उस तरफ रहती है। तो जो अधिकारी जो गया है गिरफ्तार करने के लिए, वो उसे बताएगा कि वो वहाँ से हट जाए, और वो हट जाने के लिए स्वतंत्र है, और उसे हट जाने के लिए भाई वो कहती ठीक है 15 मिनट में मैं यहाँ से हट रही हूँ, वो समय उसको दिया जाएगा। और हट जाने के लिए और उसे युक्त सुविधा देने के पश्चात वहाँ गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से वो अधिकारी जिसको गिरफ्तार करने की अथॉरिटी है वो उसमें प्रवेश कर सकता है।
तो ये जो प्रोविज़ो है थर्ड वाला, ये उन महिलाओं के संबंध में है जो किसी प्रथा के कारण या किसी रूढ़ि या उनके कोई रिचुअल्स के कारण जो लोगों के सामने नहीं आती हैं। सीपीसी में तो हमने वर्ड लिया था पर्दा नशी, वहाँ किसी हमको उसमें मिला था साइटेशन में, लेकिन यहाँ जनरल में दे दिया गया है कि वो जैसे हिंदू महिलाएं भी कई हैं जो सामने नहीं आती हैं। कई हिंदू जातियों में भी इस बारे में प्रचलन है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये गांव में होता है। गांव में महिला मतलब जैसे बुजुर्ग होते हैं उनके सामने नहीं आती हैं, घुमट में रहती हैं। हाँ गांव में होता है। दूसरा कुछ जो ठाकुर फैमिली वगैरह हैं वहाँ भी हम लोग देखते हैं, जैसे वो रियासतदार वगैरह नहीं रहते हैं, ज़मींदार, उनके यहाँ की महिलाएं भी सामने नहीं आती हैं। हाँ, गांव में होता है ये। हाँ गांव में सारी ही महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो नहीं करती हैं पर्दा, बाकी सारी महिलाएं करती हैं। हाँ वहाँ यूजुअली सारी महिलाएं करती हैं, तो वो गांव की रूढ़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा वो प्रथा है, मतलब उसको भंग नहीं किया जा सकता। सीपीसी में इसको इनकॉर्पोरेट करने का पर्पज़ यही है कि उसे उनके जो अधिकार हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता कोर्ट या कोर्ट का अधिकारी। अच्छा, फोर्थ जो इसमें प्रोविज़ो दिया है वो ये है कि वो डिक्री जिसके निष्पादन में निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया गया है और वो डिक्री धन के संबंध में है। अब निर्णीत ऋणी जो है, जो जजमेंट डेटर जिसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है, वो डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा, जैसे मैंने क्या बताया था इसके पहले कि सिविल जेल में भेजने के लिए गिरफ्तारी उसका सिविल जेल का खर्चा भी उसमें देना पड़ता है, वो गिरफ्तारी का भी। तो निर्णीत ऋणी गिरफ्तार होने के समय डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को प्रदान कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है, तो वहाँ ऐसा अधिकारी उसे तुरंत छोड़ देगा। ये मनी डिक्री के संबंध में है कि उससे धन वसूली का कोई बात था, मान लीजिए 10,000 रुपये वसूल करना था और 100 या 150 रुपये खर्चा उसमें डिक्री होल्डर ने जमा कराया था उसको गिरफ्तार करने के लिए। वो पूरा पैसा वो उस समय जब वो अरेस्ट हो रहा है तो दे देता है, तो डिक्री की संतुष्टि हो जाती है और उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये इसका फोर्थ प्रोविज़ो था। अच्छा, फिर ये है कि इसका सबसेक्शन है अगला कि राज्य सरकार बाई गजटेड नोटिफिकेशन ये घोषणा कर सकेगी कि कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जिसकी गिरफ्तारी से लोगों को खतरा या असुविधा पैदा हो सकती है, डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा। ये स्टेट कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट कर सकता है, कुछ लोगों को या लोगों के वर्ग को जिसकी गिरफ्तारी से लोगों को खतरा या असुविधा पैदा हो सकती है। अब यूजुअली ये आता है कि जो मॉब है या जो भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है और वो प्रदर्शन वगैरह करती है। यूजुअली ये धार्मिक मामलों में हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो गजटेड नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई कर दे कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जो है वो डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार जो स्टेट प्रिस्क्राइब करे गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा। तो सबसेक्शन 3 इसका ये है कि निर्णीत ऋणी जो है जजमेंट डेटर धन के समुदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। वहाँ न्यायालय उसे बताएगा कि वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि उसने आवेदन की विषय वस्तु के संबंध में कोई असद्भावपूर्ण कार्य नहीं किया है तो वह फिर उस समय जो भी दिवाला विधि के उपबंध लागू होंगे उनका अनुपालन करता है तो उसे उन्मोचित किया जा सकेगा। अब ये इसमें क्यों लाया गया है, ये इसका जो प्रावधान है कि ये प्रावधान ये है कि अगर वो चाहता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी सारी सॉल्वेंसी ख़त्म हो चुकी है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बची है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आपकी डिक्री को सेटिस्फाई कर सके, या आपने जो उससे पेमेंट मांगा है डिक्री में वो देने में वो असमर्थ है, तो और ऐसा डिक्री जो है वो धन के लिए है, तो जब भी वो आपके सामने लाया जाता है तो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो बताता है उसको कि भाई गिरफ़्तार आपको इसलिए किया जा रहा है, वो कारण गिरफ्तारी के बताते हैं। और वहाँ फिर ये ऑप्शन मनी सूट में आपको बताना पड़ता है कि वो चाहे तो दिवालिया घोषित होने के लिए इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन कर सकता है।
और यदि उसने आवेदन की विषय वस्तु के संबंध में कोई मेलाफाइड कार्य नहीं किया है तो वह उस समय प्रवृत्त दिवाला विधि के उपबंधों का अनुपालन करता है तो अनुमोदित किया जा सकेगा। तो वो अगर ऐसा आवेदन करता है और उसने बैड फेथ में कोई काम नहीं किया है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ही कंप्लाइज विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ही मे बी डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज का मतलब है कि अनुमोचित कर दिया जाएगा, फिर वो डिक्री उसके खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं रह जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा। अब इसका सबसेक्शन 4 जो है वो है दिवालिया घोषित करने के बारे में, कि जहां जजमेंट डेटर दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने का आशय प्रकट करता है कि हाँ ठीक है, आपने जो बताया वो समझ में मुझे आ रहा है और मेरे पास अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे मैं अपनी सॉल्वेंसी प्रकट कर सकूं, तो मैं इंसॉल्वेंट होने के लिए दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन देना चाहता हूँ। तो और न्यायालय को वो सिक्योरिटी प्रतिभूति है जिसको हम जमानत कहते हैं, इस बात के लिए जो न्यायालय जैसा डिसाइड करे वो जमानत दे देता है कि भाई ऐसा आवेदन 1 माह के भीतर करेगा, मतलब 1 माह तक की जमानत आप उसको देंगे कि 1 माह के भीतर वो ऐसा आवेदन करेगा दिवालिया घोषित किए जाने के लिए, और आवेदन संबंधी या उस डिक्री के जिसके निष्पादन में वह गिरफ्तार कर लिया गया था कोई कार्रवाई अगर होती है तो उसमें बुलाए जाने पर वो उपस्थित होगा। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया उपसंजात होगा, ये टिपिकल हिंदी वर्ड है, उपस्थित होगा। अब वहाँ न्यायालय उससे गिरफ्तारी से छोड़ सकेगा, और यदि वह आवेदन ऐसे आवेदन करने और उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय उसे फिर दोबारा गिरफ्तार कर सकेगा और उसे सिविल कारागार में भेज सकेगा और जो उसने जमानत दी है उसको भी जब्त कर सकेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करता है, वो ऑप्शन चुनता है कि वो उसको वो आवेदन देगा दिवालिया घोषित करने के लिए, तो 1 माह तक का आपके पास टाइम है, 1 माह तक उसे छोड़ सकते हैं आप। मीन वाइल वो उसको एक गारंटी देनी होगी, सिक्योरिटी देनी होगी कि वो जब जब बुलाया जाएगा तब तक उपस्थित होगा, और डिक्री के निष्पादन से संबंध में कोई कार्रवाई अगर की जा रही है या दूसरी किसी कार्रवाई में उसको बुलाया जा रहा है तो वहाँ वो आएगा, और ऐसे किसी भी कंडीशन का वो पालन करने में असफल रहता है तो वो सिक्योरिटी जब्त करके या जमानत जब्त करके उसे जेल भेजा जा सकता है। ये हमने लाइकवाइज हमने उसमें भी पढ़ा था क्रिमिनल में, और जो बेल जंप करने का जो प्रावधान था वो यही था कि जो जमानत की जो शर्तें हैं आपकी, उनमें से किसी भी शर्त का अगर आप उल्लंघन करते हैं, अगर उनमें से किसी भी शर्त का आप पालन नहीं करते हैं तो वो जमानत का जो आदेश है वो स्वतः निरस्त हो जाता है और उसे गिरफ्तार करने का दोबारा कारण उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ इस सिविल में है सेम प्रावधान है, लेकिन ये दांडिक नहीं है, ये प्रावधान सिविल है। और जब उसकी जो प्रतिभूति है उसे जमा करने के उसे जब्त करने के बाद उसे सिविल प्रिजन में भेजा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो धारा है वो है धारा 56। ये महिलाओं के संबंध में है, धन की डिक्री के निष्पादन में। ये यहाँ ध्यान दें, जहाँ जहाँ धन की डिक्री आ रही है मतलब वो मनी सूट है या फिर उस डिक्री में केवल धन के बारे में लिखा गया है, दूसरे किसी संपत्ति के संबंध में नहीं लिखा गया है। तो धारा 56 ये बताती है। हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे धारा 56 में ये बताया गया है कि अगर जैसे किसी डिग्री का निष्पादन किसी डिग्री का निष्पादन किसी स्त्री के लिए किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सर अगर जैसे कि आपस में स्त्री अगर कोई जैसे मारपीट भी करती है, ऐसे कुछ भी करती है, हंगामा करती है, तो तब भी नहीं किया जाएगा? नहीं, वो अगर मारपीट या हंगामा करती है तो जैसा मैंने कहा कि उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी बनती है मारपीट के लिए, क्योंकि मारपीट करना महिला का अधिकार तो नहीं है, तो एज ए क्रिमिनल उसको ट्रीट किया जाएगा। तो क्रिमिनल प्रिजन में भेजा जा सकेगा उसको, अगर वो बेल नहीं दे पाती है अपनी उस केस में तो। लेकिन मनी सूट में सीपीसी में किसी बात के होते हुए भी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए महिला को गिरफ्तार करके सिविल जेल में रखने का आदेश नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो आपने क्वेश्चन उठाया वो ऐसा है कि उसको जब मान लीजिए उसके बहुत सूचना देने जाते हैं या कुछ वो देने जाते हैं कि आपके खिलाफ़ ये डिक्री है, और वो उस समय मारपीट या ऐसी कोई कार्रवाई वो करती है, क्रियाकलाप या कार्यकलाप करती है जो अपराध की श्रेणी में आता है, गाली देना,
अपशब्द कहना और या मारपीट करने पर उतारू हो जाना या मारपीट करना, तो ये क्रिमिनल एक्ट है। इसके लिए जो सक्षम अधिकारी जो गया है सूचना देने के लिए, वो कोर्ट को बता सकता है। कोर्ट स्वतः एफआईआर कर सकता है या उस अधिकारी कह सकता है कि एफआईआर ये थाने में आप कराइए। वहाँ जो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उससे फिर महिला या पुरुष होने का कोई मतलब नहीं है, फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा उस क्रिमिनल एक्ट के लिए, ना कि सिविल डिक्री के निष्पादन के लिए। सिविल में महिलाओं को एब्सोल्युटली छूट है कि उनको सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा, ना ही उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया जाएगा, भले ही इस संहिता में सीपीसी में कोई भी बात क्यों ना लिखी हो। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है जिसके बारे में कल हम लोगों ने समरीली थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो ये था कि जीवन निर्वाह भत्ते के बारे में और कुछ चीज़ों को छोड़ने के बारे में था। तो सरकार जो है द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल्स ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू रैंक, रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ मंथली अलाउंसेस पेबल फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ जजमेंट डेटर्स। राज्य सरकार निर्णीत ऋणियों के जीवन निर्वाह के लिए संदेह मासिक भत्तों के मान उनकी पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रीयता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी। मतलब जब आपने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है तो जीवन निर्वाह भत्ता उनको देना आवश्यक है। वो कैसे काम चलाएंगे? हालांकि इस धारा का उपयोग नहीं होता है, ऐसा कभी होता नहीं है कि वो उसमें रहे, उसका पूरा परिवार खाने के लिए वो हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए किसी पर। तो लेकिन फिर भी ये दिया गया है कि यदि ऐसा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस संबंध में वो बनाए, नियम बनाए, ऐसे स्केल बनाए और या फिर इस तरह के प्रावधान करे कि उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस या जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा सके, जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। अच्छा, धारा हाँ बोलिए। सर एक्चुअली अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो मतलब जैसे उसके परिवारजनक हैं, जैसे परिवार के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं अगर नहीं करती है तो? नहीं, ये ऐसा करती है सरकार। हर स्टेट में रूल बने हुए हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस देने के बारे में, हर राज्य में नियम बने हुए हैं। अगर वो जज अगर देना भूल जाता है, मान लीजिए उसने नहीं पढ़ा है इस बारे में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको वो पैसा सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है, जीवन निर्वाह भत्ता जिसको हम कहते हैं, जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम कहते हैं कि डिग्निफाइडली जीने का या इज्जत से रहने का और जीवन निर्वाह करने का, वो भत्ता आपको कोर्ट के द्वारा दिलाया जाएगा। है ज़रूर है कि कोर्ट जब कोई ऐसा आदेश करता है तो उसमें सब्सिस्टेंस अलाउंस का उल्लेख नहीं होता यूजुअली, लेकिन कोर्ट में अप्लाई करके आदेश लिया जा सकता है। इस संबंध में हर स्टेट ने रूल बना रखे हैं। ये ज़रूर है कि कई जो नियम है वो पुराने हो जाते हैं, उनको टाइमली अमेंड नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं मजिस्ट्रेट था उस समय जो डीएम था, डाइट बनी, जब गवाह को हम बुलाते थे या कुछ करते थे तो 16 रुपये उसको खाने का दिया जाता था दिन भर का। अब वो बदल गए हैं, नियम समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कई बार ये ओवरलुक हो जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि वो जो राशि रहती है वो राशि नगण्य हो जाती है उस चीज़ के तुलना में जो खर्चा वास्तविक रूप से खाने में या उसमें आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये सेक्शन 58 है, डिटेंशन एंड रिलीज। Every person detained in the civil prison in execution of a decree shall be so detained where the decree is for the payment of sum of money exceeding 5,000 rupees or a period not exceeding 3 months। जहाँ डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है, वहाँ 3 महीने से अनधिक अवधि के लिए सिविल जेल में भेजा जा सकता है। और जहाँ डिक्री 2,000 रुपये लेकिन 5,000 रुपये से कम है, वहाँ 6 सप्ताह के लिए भेजा जा सकता है। अच्छा, डिक्री के निष्पादन के लिए उसको निरुद्ध किया जा सकता है, डिटेंशन में रखा जाता है। यहाँ पर ये एक क्लॉज दिया गया है कि शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि जहाँ डिक्री की कुल रकम 2,000 रुपये से अधिक नहीं है,
वहाँ निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में डिटेन करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ ये एक नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज आ गया है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड that no order for detention of the judgment debtor in civil prison and execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exceed 2000 rupees। तो 2000 रुपये से ज़्यादा की जब है तब आप उसको जेल में भेज सकते हैं। और ऊपर जो पीरियड दिया है, हम देखा कि 3 महीना दिया है, फिर दिया है 6 हफ्ते। यूजुअली 30 दिन के लिए इसको भेजते हैं सिविल प्रिजन में। ये कोई 3 महीने का इकट्ठा नहीं बनाते हैं, एक महीना रखते हैं और उसके पहले ही आपके डिक्री का जो धन है, जो राशि है या डिक्री का जो एग्जीक्यूशन होना है वो हो जाता है, और जैसे ही होता है वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि 2000 रुपये से अधिक नहीं है अगर कोई राशि, मतलब वो राशि ठीक 2000 रुपये है, 2001 रुपये भी नहीं है, तो सिविल प्रिजन में ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता और ना ही उसको डिटेन किया जा सकता है। अच्छा, फिर फर्दर इसमें जो दिया है वो ये दिया है कि इस धारा के अधीन डिटेंशन में से छोड़ा गया निर्णीत ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण ही अपने आप को ऋण से उन्मोचित नहीं हो पाएगा, हो सकेगा, किंतु वह जिस डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया था उसके निष्पादन में पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मतलब एक बार उसको अगर गिरफ्तार कर दिया है तो उसी डिक्री के निष्पादन में जिसे उसे पहले गिरफ्तार किया गया था उसमें तो आप दोबारा गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन जजमेंट डेटर उस ऋण से उन्मोचित नहीं होगा कि भाई मैं अब 1 महीना जेल में रह आया ना, अब 1 महीना जेल में रह आया तो मैं पैसे क्यों दूँ, नहीं, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी या कुछ होगी वो आप अटैच करेंगे। पैसे की वसूली तो उससे होगी, लेकिन उससे सिविल प्रिजन में बार बार नहीं रखा जा सकता है। सिविल प्रिजन में को उसे केवल एक बार रखा जाएगा। ये धारा 58 का ये जो सबसेक्शन 2 है ये बताता है। अच्छा, फिर ये है कि जो हमने CRPC में कुछ पढ़ा था, इलनेस या मेडिकल ग्राउंड पे छोड़ा जाना, तो 59 जो है ये इसी बारे में है। धारा 59 ये बताता है कि रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस एट एनी टाइम आफ्टर ए वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर हैज़ बीन इशूड द कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सीरियस इलनेस। जहाँ पे निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाले जाने के पश्चात किसी भी समय उसकी गंभीर रुग्णता के आधार पर न्यायालय उस वारंट को रद्द कर सकता है। अब गंभीर रुग्णता या जो सीरियस इलनेस है वो क्या है, ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, वो आपके पास आएगा, तब आप डिसाइड करेंगे क्या ये इलनेस इतनी सीरियस है कि उसे गिरफ्तारी का जो वारंट है उसके एग्जीक्यूशन के पहले वारंट को रद्द किया जाए। उसे बुखार आ रहा है तो क्या ये गंभीर वो है, या वो जैसे हम ये ले लें, पैंडेमिक हुआ था कोरोना जिस समय फैल रहा था, तो उस समय सभी वारंट या चीज़ें रद्द कर दी गई थी, वो लगभग किसी को भी वो नहीं कर रहे थे गिरफ्तार। तो इस तरह की अगर कोई बीमारी है, ज़रूरी नहीं कि वो पैंडेमिक हो, उसे अगर वायरल फीवर या मलेरियल फीवर अगर है और आपको लगता है कि उसे जेल में रखा जाना ठीक नहीं है, सिविल जेल में, या उसको गिरफ्तार करना ठीक नहीं है, तो आप उस वारंट को रद्द कर सकते हैं। आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं कि जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जहाँ वो गिरफ्तार किया जा चुका है वहाँ आपकी ये राय है, एज ए जज न्यायालय की ये राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि उसे सिविल कारागार में डिटेन किया जाए, तो उसे छोड़ सकेगा। मतलब जहाँ आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नहीं, उसकी जो तबीयत है वो गिरफ्तार तो वो हो गया है लेकिन इतना ठीक नहीं है कि उसे सिविल कारागार में आप भेजें, तो आप उसे छोड़ देंगे। अच्छा, यदि उसे सिविल कारागार में भेज दिया गया, हमने वारंट की स्टेज से शुरू किया था, अब स्टेज आ गई सिविल कारागार, तो उसको भेजा जा चुका है, लेकिन वहाँ से आपको ये सूचना मिलती है कि वो जो है गंभीर किसी बीमारी से पीड़ित है या कुछ है, तो आप जो है इसमें जो पावर दी गई है वो पावर थोड़ी सी अलग है। जहाँ सिविल कारागार में है ऐसा जजमेंट डेटर, तो राज्य सरकार किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के होने के आधार पर छोड़ सकेगी। ये पावर राज्य सरकार में वेस्ट कर दी गई है, मतलब राज्य सरकार में निहित कर दी गई है।
उसे सिविल कारागार के सुपुर्द करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय जिसके वह अधीनस्थ है वह न्यायालय, मतलब आप या आपका जो वरिष्ठ न्यायालय है वह उस निर्णीत ऋणी के किसी गंभीर रुग्णता मतलब किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के आधार पर उसे छोड़ सकता है। आप छोड़ सकते हैं, आपका कोई वरिष्ठ न्यायालय छोड़ सकता है। लेकिन संक्रामक रोग होने की दशा में ये है कि एक मिनट, ये by the state government on the ground of existence of an infectious और contagious disease। कोरोना हाईली इन्फेक्शस था, एयरबोर्न भी बीच में लोगों ने उसको बताया था, तो ऐसी स्थिति में बहुत से कैदी जेलों से छोड़े गए थे। अगर वहाँ हो जाता, जैसे कई जेलों में ये खबर उस समय मिलती थी कि किसी एक कैदी को हुआ तो उस बैरक में सभी को हो गया, फिर धीरे धीरे उस जेल के उस प्रमाइस में सभी को हो गया, फिर दूसरे प्रमाइस में वो फैला, तो ऐसी स्थिति में उनको आइसोलेट कर दिया जाता था। और जो अंडर ट्रायल हैं उनको कोर्ट ने जो है वो कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए छोड़ा है। लेकिन जो सज़ा याफ्ता हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ इस सिविल के बारे में हम केवल बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्रिमिनल में भी लोगों को छोड़ा गया था सज़ा याफ्ता को छोड़ के। सज़ा याफ्ता वो लोग हैं जिनका दंडादेश किसी अपराध में मतलब सिद्ध होने के आधार पर दिया गया है, तो वहाँ उनको नहीं छोड़ा गया था। लेकिन यहाँ अगर सिविल जेल में अगर किसी को भेजा जाता है और ऐसे कोई ग्राउंड बनते हैं तो ये आप उसे छोड़ सकते हैं सिविल जेल में भेजने के बाद भी। अच्छा, इस धारा के अधीन छोड़ा गया निर्णीत ऋणी पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिविल कारागार में उसके निरोध की कुल अवधि धारा 58 में जो हमने पढ़ा था 3 महीने और 6 हफ्ते, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। आपने उसे बीमारी के आधार पर छोड़ा था, वो स्वस्थ हो जाएगा, फिर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पहले से अगर वो उसमें जेल में सिविल जेल में रह चुका है तो उसके बचा हुआ जो अवधि होगी वो धारा 58 में जो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम 3 महीने के लिए और फिर इधर मिनिमम जो है वो 6 महीने के लिए राशि के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया था डिवाइड हमने, उतना ही आप रखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आपने उसको 3 महीने रख लिया फिर अगेन 3 महीने रखेंगे, ऐसा नहीं। टोटल अवधि जो होगी वो वही होगी उसके पहले की और बाद की मिलाकर के जो धारा 58 में दी गई। अब है इसमें कुर्की या अटैचमेंट। तो अटैचमेंट हमने पढ़ा था कि अटैचमेंट क्या होता है। अब यहाँ केवल ये देख रहे हैं कि वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। हमने उस समय डिस्कस किया था इन जनरल मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अटैच और सेल नहीं की जा सकती हैं, और यहाँ पे वो बताया गया है कि क्या अटैच और सेल किया जा सकता है। तो निम्नलिखित संपत्ति जो संपत्ति इसमें बताई गई है वो डिक्री के निष्पादन में अटैच की जा सकती है, विक्रय की जा सकती है, जैसे कि भूमि, ज़मीन, घर या अन्य निर्माण, माल। यहाँ माल का मतलब है सामान, सामग्री से है, जैसे कहते हैं माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ गुड्स के बारे में है। हाँ, क्या वो काम कर रहा है? छोड़ गया, अभी कह रहा था हम 6 बजे आएंगे बाहर, तो देखते हैं, फिर फ़ोन कर लूँगा। बिल दे गया था उसको। हाँ ठीक। तो इसमें जो माल से संबंधित है गुड्स, उसके पास जो गुड्स वगैरह हैं वो माल कहा गया है। इसमें धन जो है वो जब्त किया जा सकता है, बैंक नोट जब्त किए जा सकते हैं, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, धन के लिए बंद पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ। हाँ बोलिए। हुंडी का मतलब नहीं पता, थोड़ा सा समझा दोगे? हुंडी जो है वो जनरली भारत में जो वो चलता है व्यापार, इसमें एक ये लिखा जाता है, ये एक तरह से कहना चाहिए कि प्रॉमिसरी नोट टाइप का होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप का होता है। हुंडी ये होती है कि किसी व्यक्ति से आपने पैसा लिया, ठीक है, वो उसके एवज में एक हुंडी या एक डॉक्यूमेंट आपसे भरा के रखता है, उसमें वो ब्याज वगैरह सब जोड़ देता है और ये कहता है कि ये इतने दिन बाद या इस तारीख को ये रकम देय होगी, और जो इस हुंडी के पोजीशन में होगा उसमें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता। हुंडी में ये लिखा रहता है, वो एक्चुअली प्रॉमिसरी नोट में उसमें आता है
हाँ, प्रॉमिसरी नोट में भी उसको शामिल कर लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि ये पेबल एट डिमांड होता है और पेबल टू द पर्सन होता है जिसके पास ये हुंडी होती है। तो हुंडी जो है वो सेलेबल आइटम होती है। तो एक तरह का ये एक नोट होता है जिस पर जो ऋण लेने वाला है वो हस्ताक्षर करता है कि मैं इतने पैसे इस तारीख को इस व्यक्ति को अदा करूँगा। ठीक है, तो हुंडी जो है, जैसे मेरे पास है हुंडी 50,000 रुपये की, किसी व्यक्ति ने लिख के दी है। अब मुझे ज़रूरत है उस हुंडी की कि वो अभी पैसे की ड्यू डेट आई नहीं है, तो मैं उस हुंडी को डिस्काउंट पे, मतलब 40,000 में या 30,000 में किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता हूँ कि देखो ये हुंडी मेरे पास है और ये फला व्यक्ति की है और उससे इतने पैसे इतनी तारीख को मिलना है, पर मुझे अभी ज़रूरत है, तो ये हुंडी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हुंडी वो जिसमें लिखा गया है कि इस तारीख को इतने पैसे में भुगतान करूँगा, ये शब्द उसमें लिखे गए हैं। तो वो हुंडी मैं बेच देता हूँ। 50,000 की हुंडी 30-35,000 में मैं बेच देता हूँ, अपना पैसा मैं ले लेता हूँ। फर्दर वो किसी और को सेल कर सकता है, तो ये सेलेबल आइटम होता है। लेकिन हुंडी एक तरह का एक वो पत्र होता है जिसमें लिखा रहता है कि इस डेट को इतना पैसा पे किया जाएगा, और ये भारत में व्यापार में चलन में है। ओके, ओके, क्लियर हुआ है हुंडी वर्ड? यस सर। ओके, फाइन। तो हुंडी, वचन पत्र और ये जो है धन के लिए बंध पत्र, अन्य प्रतिभूतियाँ, ऋण, निगम, अंश, मतलब शेयर वगैरह जो हैं, और उसके सिवाय जैसा इसके पश्चात वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली सभी चल या अचल संपत्ति जो निर्णीत ऋणी की हैं, या जिस पर जिसके लाभों पर वह ऐसी व्ययन की शक्ति रखता है जिससे वह अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णीत ऋणी के नाम में धारित हों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में, मतलब ट्रस्ट में उसकी ओर से धारित हों, उसकी ओर से रखी गई हों ट्रस्ट में, ऐसी सभी चीज़ों को अटैच और सेल किया जा सकेगा। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग पर्टिकुलर शेल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल। निम्नलिखित वस्तुएं कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेंगी। अब इसमें जो डिटेल दिया गया है, पहला है कि नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल्स, बेड्स, बेडिंग ऑफ द जजमेंट डेटर, his wife and children, and such personal ornaments as in accordance with religious usage cannot be parted with by any women। जैसे कल मैंने बताया था, जैसे हिंदू महिलाओं में मंगलसूत्र होता है, चाहे वो कितना महंगा हो, लेकिन उसे महिला से नहीं छुड़ाया जा सकता। ये एक जनरल एग्जांपल मैंने दिए थे कि खाने पीने का सामान है, ओढ़ने बिछाने का है, पहनने के बर्तन है, खेती के वगैरह हैं, ये जनरल में बता रहा था। तो ये इनकी लिस्ट पूरी यहाँ इसमें दी गई है 59 में। तो निर्णीत ऋणी उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछोने, और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती। अब इसमें स्त्री धन सम्मिलित हो गया। कई जजमेंट ऐसे आए कि उनका स्त्री धन को हाथ नहीं लगाना है। वो जजमेंट डेटर नहीं है अगर, और उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़ अगर आप कोई डिक्री को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो कम से कम आप उसका स्त्री धन जो है वो छोड़ देंगे। इसमें स्पेसिफिक कर दिया गया है कि ऐसे निजी आभूषण जिन्हें वह स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती। बिछिए हैं मैरिड वेमेन पहनती हैं, हिंदुओं में ख़ास तौर पर, और यहाँ अपने यहाँ नॉर्थ में मंगलसूत्र है। साउथ में और ज़्यादा ऑर्नामेंट बढ़ जाते हैं। भली वो डिक्री आपकी 10 या 12,000 रुपये की है, और उसका जो पहनने वाले जो है वो हैं ऑर्नामेंट्स हैं या जो आभूषण हैं, उन्हें स्त्री के निजी आभूषण 1 लाख रुपए के हैं, तब भी आप उनको नहीं छुएंगे। हाँ बोलिए। सर जैसे कि किसी की शादी में किसी की शादी में उसको उसकी शादी की तरफ से एक गाड़ी दी गई है, अगर वो स्त्री की, मतलब आपने बोला ना, अगर वो स्त्री के, और जैसे कि स्त्री की कोई भी चीज़ है अगर शादी की तरफ से उसके मायके की तरफ से दी गई है तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अगर वो स्त्री के नाम पर है तो उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि आवश्यक जो वो हैं उसके वस्त्र वगैरह और वो, और निजी आभूषण, वो कार वगैरह जो दी गई है या गाड़ियाँ जो दी गई हैं वो आभूषणों में नहीं आती, उनको कुर्क किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है उनको। ठीक, ओके सर। जैसे कि अभी देखा है आपने, शादी होती है तो
माँ बाप वगैरह जो मतलब फैमिली में वो होते हैं मेंबर, तो सर उनको भी छोड़ दिया जाएगा? हाँ, ये डिपेंड करता है कि क्या वो आभूषण ऐसे उसमें आते हैं कि जो धार्मिक प्रथा के अनुसार उससे अलग नहीं किए जा सकते। तो 2-3 जो मैंने बताया, जैसे मंगलसूत्र है, या जो मांग में लगाने वाली वो क्या कहलाती है, जिसे मांग में लगाया जाता है वो एक सोने की बनती है ना, वो नहीं लिया जा सकता। कान के जो टॉप्स हैं या नाक की नथ है, बिछी हैं, ये नहीं लिए जा सकते। कुछ जो घराने हैं वहाँ ये दी जाती है, ये क्या कहते हैं इसे, करधौनी। जैसे मेरी मदर बताती हैं कि उनको शायद आधा किलो सोने की करधौनी चढ़ाई गई थी। तो वो रोज़ाना के रूटीन में तो उनको हमने पहने नहीं देखा कभी, लेकिन वो उस संपत्ति में आती हैं जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी, उनको दी गई थी, तो वो अटैच नहीं की जा सकती है। वो ये नहीं कि जज इस हिसाब से अनुमान नहीं लगाएगा कि ठीक है वो 2 या 3 ग्राम की, 1 ग्राम की वो नथ है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो डायमंड नोज पिन अगर है और जिसकी कीमत 1 लाख है तो नहीं, उसे हम अटैच कर लेंगे। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जज नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जो स्त्री को जो आभूषण दिए गए हैं, जैसे पुरुष को आभूषण जो दिए गए हैं, स्त्री की तरफ से गिफ्ट दी गई है, वो अटैच हो जाएंगे। वो पुरुष ये नहीं कह सकता मेरी शादी की अंगूठी और ये मैं पहनूंगा, ये उसकी इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन स्त्री अपने वो आभूषण रिटेन कर सकती है कि उसके जो कुछ जो आइटम जो मैंने बताई है, और कुछ आइटम जो वहाँ उस प्रथा के अनुसार वो अलग ना कर सकती हो अपने से वो। तो इसमें यूजुअली वो आइटम आ जाते हैं जो उसकी जैसे हम कहते हैं सुहागिन के लिए या उसके लिए ज़रूरी हैं, उसकी पूजा पाठ के लिए या धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए। लेकिन उसमें ये नहीं आएगा कि सोने की 10 चूड़ियाँ हैं तो 10 चूड़ियाँ जो हैं उसकी वो रखी जाएंगी। ये कोई भी 10 चूड़ियाँ पहन के या वो पहन के महिला काम नहीं करती है, और वो उसके हम उसे नहीं मान सकते कि ये ऐसा निजी आभूषण है कि धार्मिक प्रथा के अनुसार वो अपने से अलग नहीं कर सकती। 10 सोने की चूड़ियाँ पहनना, हाँ किसी जगह अगर ये हो सकता हो, वो न्यायालय में प्रूव कर सकते हैं तो उसे डिक्री के निष्पादन से छूट मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर जो आर्टिसंस हैं, जो शिल्पकार वगैरह हैं, उनके औजार हैं, और जहाँ निर्णित कोई कृषक है वहाँ उसकी खेती के उपकरण हैं, और ऐसे पशु हैं, बीज हैं जो न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब वो उसके बैल और हल रहेगा, पशु मतलब वो जो हैं बैल वगैरह, वो गाय बैल जो रहेंगे, और बीज रहेगा, उससे वो बोएगा तो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। नहीं तो फिर कोर्ट को देना पड़ेगा स्टेट के रूल्स के अनुसार कि भाई उसको जीविकोपार्जन के लिए कुछ राशि दी जाए जिससे अपना वो जीवन यापन कर सके। तो इसलिए शिल्पी के जो औजार हैं शिल्पकारों के, और खेती के उपकरण हैं, पशु बीज जो खेती के लिए ज़रूरी हैं, वो अटैच नहीं किए जाएंगे। और कृषि उपज या कृषि उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो धारा के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया, उसे भी जब्त नहीं किया जाएगा। कृषि उपज में ये है कि उसका जो काश्तकारी है वो छोटे रकबे की है, उसके पास कम है, तो वो न्यायालय देखेगा कि ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसके पास 1 कुंटल रखा है तो आपने उस 10 किलो छोड़ दिया उसके खाने के लिए, बाकी आप जब्त कर लेगा। ये डिपेंड करेगा हर केस की परिस्थितियों पर, और आगे जैसा बताया गया है उस प्रकार से। अच्छा, वो घर और अन्य निर्माण, उनके मलबों, आस्थानों, उनके अव्यवहित रूप से अनुलग्न उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि जो उनके नौकरों के अधिभोग में है। जैसे हवेलियाँ जो पहले ज़मींदारों की बनती थी, उनके साथ कुछ मकान और कुछ दूसरे झोंपड़ी टाइप की बना दी जाती थी, जहाँ पे उनके एग्रीकल्चरिस्ट, उनके लेबर वगैरह या डोमेस्टिक सर्वेंट रहते थे, उनको अटैच नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, लेखा बहियाँ जिनको हम कहते हैं, उनको अटैच नहीं किया जा सकता। मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, नुकसाने के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, ये राइट है। पर्सनल सर्विस कराने का, यानी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकारी या अधिकारों को भी जब्त नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सेलेबल राइट होते हैं या ट्रांजेक्टेबल राइट होते हैं, लेकिन इन को अरेस्ट डिक्री के लिए निष्पादन के लिए अटैच नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर दिया गया है स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज अलाउड टू पर्सन्स पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट or for a local authority or for any other employer or payable out of any service
family pension fund notified in the official gazette by the central government or the state government in this behalf, and political pensions. इनको जो वृत्तिकाएँ या उपादान जो सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के पेंशन भोगियों को दी जाती हैं, या जो पर फैमिली पेंशन है जो दी जा रही है केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित की गई है। पॉलिटिकल जो पेंशन्स हैं जो MP MLAs वगैरह को मिलती हैं, तो पेंशन तरह की जो भी राशियां हैं वो अटैचमेंट से बाहर हैं, पेंशन को अटैच नहीं किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये इसके फर्दर जो आता है, श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वह धन में हो या वस्तु के रूप में संदेह हो। द वेजेस ऑफ द लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेदर पेबल इन मनी और इन काइंड। इसमें होता ये है कि जो हम लोग कृषि के लिए जो मजदूर वगैरह रखते हैं, जो उसी प्रमाइसिस में, मतलब जो ज़मींदार है उसका जो रहने का स्थान है उसी के आसपास या उसी कंपाउंड में वो बने होते हैं, मतलब उनके घर वगैरह, तो उनको खाना पीना तो मिलता ही है वहाँ ज़मींदार के यहाँ से। उनको साथ में एक निश्चित रकम दी जाती है। कई बार ये होता है कि निश्चित रकम धन के रूप में नहीं होती, लेकिन खेती के एक भाग के रूप में होती है। जैसे मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो मज़दूर होते थे उनको महीने का शायद 1 कुंटल गेहूँ दिया जाता था। 12 महीने काम नहीं होता था खेती मौसम में, देखता था 1 फसल ली जाती थी या 2 फसलें, लेकिन उनको तो साल भर खाना चाहिए। वो ये तो है नहीं कि जब आपकी खेती हो रही है, वो काम कर रहे हैं, तब आप उनको देंगे। तो उनको उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए वो अलग से वो मिलता था घर से। बाकी उनको 12 कुंटल गेहूँ, मुझे याद है कि हर एक मज़दूर को सालाना ये दिया जाता था कि उनके भरण पोषण के लिए। तो ये उनकी जो मजदूरी है उसके एवज में हम कह लें कि इन लीव ऑफ द लेबर के बदले में पैसे के जगह उनको वो दिया जाता था कि 12 कुंटल गेहूँ हैं, कुछ दालें हैं। फिर लोकल जो सीजनल जो प्रोड्यूस होते थे, धनिया निकला तो धनिया कुछ दे दिया उनको, कुछ सरसों वगैरह निकली तो वो दे दिया। अच्छा, ये सब मशीनें जो हैं वो मैंने बचपन में देखी, कोलू वगैरह, ये हमारे घर में लगा होता था। कुट्टी की मशीनें या दूसरी चीज़ें जो लोकल प्रोड्यूस को कन्वर्ट करने के काम में आती हैं, ये हर ज़मींदार के यूजुअली घर में होती हैं। और वहाँ पे फसल बेचने के लिए जो निकाली जाती थी वो निकाली जाती थी, जो अगले साल की बुवाई के लिए बीज हैं वो निकाल लिए जाते थे, और हम लोगों के खाने के लिए जो पर्याप्त अन्न है वो निकाल लिया जाता था इन मज़दूरों को देने के बाद। फिर जो बचा हुआ जो प्रोड्यूस है वो मंडियों में भेजा जाता था विक्रय के लिए ट्रैक्टर के द्वारा। तो ऐसी जो वस्तु रखी गई है किसी जजमेंट डेटर के पास, जो उसे अपने श्रमिकों को और घरेलू नौकरों की मजदूरी के लिए देना है, चाहे वो धन हो या वस्तु के रूप में। तो यहाँ वस्तु से तात्पर्य ये है कि कोई सामग्री हो सकती है, लेकिन यूजुअली वो गेहूँ या दालें या इस तरह की चीज़ें होती, तो उनको अटैच नहीं किया जाएगा, भले वो दूसरी और कोई भी चीज़ हो। और दूसरा, भरण पोषण की डिक्री से भिन्न। हाँ, बोलिए। सर, जैसे कि हमने देखा है गांव में, जैसे खेती करते हैं कुछ लोग, तो उसमें एक पर्सन और मतलब उससे साझी में कर लेते हैं, मतलब कुछ खेती को मतलब उसे कुछ टाइम के लिए दे देते हैं, उसमें से आधा जो खेती का आता आधा कुछ अपने पास रखते हैं और आधा उसको दे देते हैं। तो सर, जैसे कि इसमें शामिल है, और मतलब वो कुछ पैसे देके, जैसे किसान है उसको कुछ पैसे देता है, जैसे एक मतलब किसी होता है एक बीघे का 7,000 या 8,000 रुपए देता है, जिसमें जैसे खेती में जो भी गेहूँ है तो